अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बाद सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर दिफा परवेज खटक में भी कोरोना वायरस की तस्दीक की है। पीडीएम की सियासत में भी नासाजी तबाह का अंसर गालिब आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने अलामात जाहिर होने पर कोरोना टेस्ट कराया, लेकिन उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। मौलाना फजलुर रहमान भी खुद को करंतना किए हुए हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब को महदूद करने का ऐलान किया है। इस वक्त मुल्क की सियासत पीछे, जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आगे दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर के हमले जारी हैं, जबकि मुल्क की सियासत क्वारंटाइन में जा चुकी है। जो सियासी क़यादत जल्द से जुलूसों से पीछे नहीं हट रही थी, उसी क़यादत ने खुद को महदूद कर रखा है। खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी सियासी सरगर्मियों और बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना के फैलाव का जरार दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो। ये खतरा ये है कि जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली दो पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और कोई पता नहीं किधर जाती है। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस, अस्पतालों में इस वक्त भरते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बरतानवी स्ट्रेन को बड़ा खतरा करार दिया है। अब बरतानिया से यह वायरस पाकिस्तान कैसे आया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्करा करते हैं मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरात का। मुल्क में कोविड-19 केसेस के मस्बत आने की शरह बढ़ रही है, बढ़कर 11.2% तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क में लगातार चौथे रोज 4000 से ज्यादा वायरस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब यही नहीं है, बल्कि कई शहरों में अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो रही है। शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 4 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए हैं, मजीद गुंजाइश नहीं है। पिम्स अस्पताल में 163 ऑक्सीजन बेड्स में से 120 कोरोना मरीजों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। IHITC अस्पताल में 170 ऑक्सीजन बेड्स में से 50 में कोरोना मरीज हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल में 27 ऑक्सीजन बेड्स में से 24 पर कोरोना मरीज जेरे इलाज है, जबकि CDA अस्पताल में से 43 ऑक्सीजन बेड्स में से 32 पर कोरोना मरीज हैं। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। इसी तरह पंजाब में वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की शरह 39% तक पहुंच चुकी है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 179 वेंटिलेटर्स खाली हैं। PKLI में वेंटिलेटर 100% भर चुके हैं। मियो अस्पताल में 94% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में 59% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। जिना अस्पताल 72%, जनरल अस्पताल 55% और सरगंगाराम के 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल में 89% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं। इस वक्त सूबा पंजाब वायरस की शदीद लपेट में है, जहां पॉजिटिव केसेस की शरह 14% से तजावुज कर चुकी है, जिसके बाद सूबाई काबीना ने हंगामी फैसले किए हैं। आज वजीर आला उस्मान अहमद खान बुज़दार ने इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जहाँ कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहाँ पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तहम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। अब वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक जिन शहरों में कोरोना केसेस की शरह 12% से ज़ायद होगी, वहां पर मौसर लॉकडाउन होगा। NCOC के मुताबिक इस वक्त सूबे के 6 अजला में कोरोना केसेस की शरह 12% से ज़ायद है। लाहौर में इस वक्त कोरोना मस्बत आने की शरह 21%, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 15%, मुल्तान, सरगोदा और सियालकोट में 12% है। यानी 1 अप्रैल से इन 6 अजला में तमाम पाबंदियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है, लेकिन यह फैसला भी पंजाब हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए किया है। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान तो खुद शादी की तकरीब में शिरकत कर रही हैं, ना मास्क पहन रही हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। यही नहीं बल्कि जिस दिन वो SOPs की खिलाफ वर्जियों पर बात कर रही थी,
उसी दिन एक तकरीब में भी शरीक थी। इस तकरीब के जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने है, जरा वो फुटेज आपके सामने। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी हैं, वो किस तरह एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। स्ट्रिक्टली सुबह भर के अंदर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले को ना सिर्फ जुर्माने बल्कि 6 माह कैद की सजा जो है उसकी वायलेशन पे हो सकती है। शादियों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो एक तरफ सजाएं सुना रही हैं, दूसरी तरफ खुद इन कोरोना एसओपीज़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में लॉकडाउन का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। वायरस से बचाव का हल वैक्सीन की फरामी है। हुकूमती दावों के बरक्स ताहाल अवाम को वैक्सीन नहीं मिल रही है। भारत ने भी WHO के तहत मिलने वाली वैक्सीन की तरसील रोक दी है, जो कोवैक्स के तहत मिल रही थी, जिसके बायस पाकिस्तान को वैक्सीन की फरामी में फिर ताखीर का खतरा है। अब हमारे पास इस वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात रह जाता है। हुकूमत एसओपीज़ पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई और आगाही के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों से ऐलानात भी करा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। पहली लहर के दौरान एहतियात का मुजाहरा करने वाले शहरी दूसरी और तीसरी वेव में गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये गैर संजीदगी उन्हें सियासी क़यादत की जानिब से ही मिली है। दिसंबर में जब मुल्क कोरोना की शदीद खतरे से दो चार रहा, हुकूमत ने तमाम पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता उठा ली, रिस्ट्रिक्शंस को ईज ऑफ किया गया। इसी दौरान बरतानिया में कोरोना की नई किस्म का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान ने भी एहतियाती तौर पर बरतानिया से मुसाफिरों की आमद पर 29 दिसंबर तक पाबंदी आयद की। इसी दौरान PIA की तारीख में पहली बार कौमी एयरलाइन की परवाज PK 9702 सिर्फ एक मुसाफिर को लेकर पाकिस्तान आई। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से पाबंदी उठाई। सिर्फ जनवरी के महीने में बरतानिया से पाकिस्तान 1200 से जायद मुसाफिर आए, जिन्होंने हुकूमती SOPs की जी भरकर खिलाफ वर्जी की, खूब धज्जियां बिखेरी। और इसी महीने में 30 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई, लेकिन ये तस्दीक सिर्फ उन मुसाफिरों में हुई जिन्होंने पाकिस्तान आकर टेस्ट कराए। लेकिन एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की क्या सूरत हाल रही, 26 फरवरी की एक वीडियो आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो आप इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं। समाजी फासले का ना तो ख्याल रखा जा रहा है, ना ही किसी मुसाफिर ने मास्क पहन रखा है। ये वो मुसाफिर हैं जो UK से वापस आ रहे हैं। कोविड टेस्टिंग की बजाय तमाम मुसाफिर सामान की क्लियरेंस का सोच रहे हैं। ये बरतानिया से पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हुकूमत की जानिब से इन मनाजिर पर बर वक्त एक्शन लिया जाता तो आज सूबा पंजाब और आज़ाद कश्मीर के इजला हाई रिस्क पर ना होते। आज वेंटिलेटर्स की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बहरान का सामना ना करना पड़ता। अब ये क्यों हो रहा है, ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्यों है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, बार बार सुन रहे हैं कि बरतानिया से आने वाला जो स्ट्रेन है जिसे हम थर्ड वेव कह रहे हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 2 वेव्स जो हमने पहले फेस कर चुका है। तो ये UK स्ट्रेन पहली 2 वेव से किस तरह मुख्तलिफ है, अपने एक्शन के अंदर, अपनी हैयत के अंदर कैसे ज्यादा इंटेंस है डॉक्टर साहब? जो सबसे पहला हमारा स्ट्रेन आया था वो वुहान स्ट्रेन था, नेचुरली जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ है। और वुहान स्ट्रेन में और ब्रिटिश वेरिएंट के अंदर नेचुरली ये मुसलसल म्यूटेशन आपको पता होती रहती है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि विरुलेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी सख्ती डिज़ीज़ की, वो दोनों में एक बराबर है। लेकिन जहाँ तक इन्फेक्टिविटी रेट का ताल्लुक है, ब्रिटिश वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है वुहान की वैरायटी के मुताबिक। यानी अगर एक कमरे के अंदर 10 बंदे हैं तो वुहान वैरायटी 2 बंदों को लग जाएगा या 3 को, और अगर ब्रिटिश वेरिएंट हुआ तो वो 8 को लगेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट कितना फास्ट है इसका। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज से 3 हफ्ते पहले जब हमने कोई 300 सैम्पल्स जो थे उनके अंदर वेरिएंट्स जो थे उनको देखा गया तो 70% के अंदर ब्रिटिश वेरिएंट निकला। और इसका तेज़ी से फैलाव जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त जो तादाद मरीज़ों की पंजाब के अंदर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि पैसेंजर्स रिमेन्ड अनचेक्ड, के एयरपोर्ट्स के ऊपर उस तरह से क्वारंटाइन या टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को चेक नहीं किया गया, दे रिमेन्ड अनचेक्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बड़ी तेज़ी से फैला है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एयरलाइंस ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। अभी PIA तो ट्रैवल नहीं कर रहा ना इंग्लैंड या एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। जो एयरलाइंस वहाँ से पैसेंजर्स को लेके आ रही हैं वो इन द लास्ट 48 आवर्स उनको कहती हैं टेस्ट करवाएं। उनका अगर कोविड नेगेटिव हो देन ओनली आर दे परमिटेड टू बोर्ड अ प्लेन। अब मकसद ये है कि जब उन्होंने बोर्ड किया प्लेन को तब तो वो नेगेटिव थे,
बट दे माइट बी इन देयर इंक्यूबेशन पीरियड, कि वो वायरस जो है उसका अफेक्ट नहीं शुरू हुआ। अब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनमें से एक दो बंदे ऐसे जो वर कैरिंग अ नेगेटिव टेस्ट, दे माइट हैव कम आउट पॉजिटिव, और वो तो फिर आने की देर है एक वायरस की, देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग। आपकी पहली दफ़ा जो आपका तफ्तान से जो पहला हमारे ज़ायरीन आए थे, जो पहला बंदा आया था वो एक वायरस लेके आया, तो फैलाव तो उसके बाद शुरू हो गया ना। इट जस्ट हैज़ टू एंटर अ प्लेस। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वाई आर वी कॉलिंग इट, बिकॉज हमारा ये ख्याल है, दिस इज़ अ हाइपोथेसिस व्हिच हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड, एनसीओसी में भी बात हुई है और हमारी आपस में भी जो हमारी साइंटिफिक टीम है वो डिस्कशन हुई है कि इतना तेज़ी से फैलाव जो है, क्योंकि ब्रिटिश वेरिएंट की खासियत है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, दैट इज़ प्रॉबेबली द रीज़न वाई इतना ज़्यादा फैला। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इस चेन को ब्रेक करने का वाहिद हल इस वक्त स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन ही है, या जिसको इफेक्टिव लॉकडाउन कहा गया चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी। गुज़श्ता 9 माह के बाद अब देखा जा रहा है कि हर चौथे दिन 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या समझा जाए फिर हुकूमत मजीद रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगी? इस लॉकडाउन को इफेक्टिव कैसे करेंगे? किन किन सेक्टर्स में मजीद बंदिशें होंगी? देखिए, अभी तक तो आपको पता है कि कोई ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आपकी टेक्सटाइल, किसी को नहीं रोका गया। उनको कहा है आप अपने SOPs प्रैक्टिस करके यू कंटिन्यू वर्किंग। अगर पाबंदी लगाई गई है, मैस ट्रांजिट पे लगाई गई है, इज्तिमाओं पे पाबंदी लगाई गई है, शादियां जो हैं उन पे, शादी पे पाबंदी नहीं लगाई, शादी के इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब ये सारी चीज़ें इस वजह से की हैं कि एक तो ये दिस वाज वन वे टू ब्रेक द सर्कल। दूसरी बात है, आपको पता है वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3-3.5 लाख लोग जो हैं, जिसमें जनरल पब्लिक भी है, हमारे कोई तकरीबन बल्कि 4 लाख बन रहे हैं नंबर जो हैं वो ऑलरेडी उनकी वैक्सीनेशन हो गई है। हमने 126 सेंटर पंजाब में इस वक्त चला रहे हैं, जहां हम चाहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, और जो आम शहरी है जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, वो मेहरबानी करके वहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीन एक तरीका है कि हम इस चुंगल में से निकल सकें। अब आपको पता है कि 30 तारीख यानी कल की तारीख से हर वो बंदा जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है उसको रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करें, ताकि वो वाला ग्रुप जो है वो भी बहुत वल्नरेबल है, उसकी भी हम वैक्सीनेशन शुरू करें। तो डॉक्टर साहब, कुछ यंग डॉक्टर्स भी शिकायत कर रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, और फिर जो तरसील है वैक्सीन के मुतालिक वो भी रोकी गई है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। जैसे हमें इंडिया से वैक्सीनेशन आनी थी कोवैक्स की मद में, लेकिन इंडिया में क्योंकि स्पाइक इस वक्त बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने भी तरसील रोक दी है। तो आपको लगता है इज इट गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट कि वैक्सीनेशन अगर रुकती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा? 70% पॉपुलेशन को जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करते तब तक तो मामला ईज ऑफ की तरफ नहीं जा सकता। नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा ख्याल है हमने बहुत ही सेंसिबल एक स्टेप लिया कि कॉन्साइनो एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसके साथ अपनी ट्रायल की है, उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है, अभी भी वो वैक्सीन भेज रहे हैं। इनिशियली सेंडिंग 70,000 वैक्सीन विच आर सिंगल डोज, और अगले माह वो 3 मिलियन 30 लाख वैक्सीन डोजेज वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, विच पाकिस्तान इज़ परचेजिंग फ्रॉम देम। और उनकी एक कमिटमेंट है कि हम आपके साथ कमिटेड हैं टू कंटिन्यू गिविंग यू अ सप्लाई ऑफ वैक्सीन एज दे कम आउट। इसी तरीके से साइनोफार्म जो है वो 10 लाख जो है वो 31 तारीख को पहुंच रहे हैं, और उसके अलावा अगले महीने की उनकी 40 लाख की कमिटमेंट है। इंशाल्लाह चाइना ने हमेशा एक अच्छा साथ दिया हमारे, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है उस पर हर तरीके से वो हमें असिस्ट करें, और हमारी वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट, लेकिन जहाँ तक कोवैक्स का ताल्लुक है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उनके साथ को कंपनीज जो हैं वो उन्होंने अपना हाथ उठा लिया तो आई एम श्योर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो और वैक्सीन इकट्ठा करके और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है वो देगी। हमारी इतला के मुताबिक जो NCOC ने हमें बताया है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने के एंड तक कोवैक्स की भी एक सर्टन ट्रांचे हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, तो इस वक्त हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जी। तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इस वक्त कितना लोड है, कितना प्रेशर है? मौजूद है, कल जो आ रही है
कितने बेड्स ऑक्युपाइड है, कितने वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्युपाइड है? क्योंकि हमने देखा फर्स्ट 2 वेव्स के अंदर भी कि जब हमारे सरकारी हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो उस वक्त प्राइवेट माफिया सर उठाने लगता है और फिर वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं पब्लिक को। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है आई शुड अप्रिशिएट माई टीम, अपनी जो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट है और अपने सारे अस्पताल जितने तंगदही से उन्होंने काम किया। पिछले 4 दिन के अंदर 46 न्यू वेंटिलेटर्स हैव बीन एडेड टू लाहौर स्ट्रेंथ। हमारे पास इस वक्त 65% वेंटिलेटर्स की अगर ऑक्यूपेंसी है तो 35% हमारे पास खाली वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। हमारे पास 100 बेड्स जो हैं वो मेयो अस्पताल के अंदर ये जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। दिन रात काम कर रहा है डिपार्टमेंट। इस वक्त तो हमारे पास कैपेसिटी है। इस लॉकडाउन की वजह से इंशाल्लाह जब ये हम विशेष सर्कल तोड़ेंगे और फ्लैटनिंग करेंगे कर्व के, तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये अगले 10 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशल है। आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, आप अपने बुज़ुर्गों को वैक्सीनेट करवाएं खुदा के लिए आके। अगर आपका कोई बुज़ुर्ग इतना वो है उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो हमारे सेंटर पे पहुंच नहीं सकते, आप मेहरबानी करके हमारे साथ रब्ता कायम करके उनका नाम रजिस्टर करें। वैक्सीन हम उनके घर आके हमारी एम्बुलेंस लगा के जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए अगले 10-12 दिन में वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज़ करें। हमें इस वक्त NCOC ने 23,000 पर डे की वैक्सीनेशन का हमें टारगेट दिया हुआ और इंशाल्लाह हम वो मीट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि लोग हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। इंशाल्लाह अगर हम सब ने मिलकर ये जंग लड़ी तो बहुत उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में आप इसका इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए लाहौर इस वक्त एपी सेंटर है, लीडिंग विद 21%, और यहाँ पर जो पब्लिक का रिएक्शन है, जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो को बहुत बेहतर नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। तो आप क्या देख रही है, इसका आपको कब तक फ्लैटन किया जा सकता है? अगले 10-12 रोज में क्या करने की जरूरत है सरकारी सतह पर भी और फिर अवामी सतह पर भी कि जिससे कर्व को फ्लैटन किया जा सकेगा? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। कल तकरीबन मेरा ख्याल 44 केसेस तो बुक हुए थे FIRs। लोगों को पता चलना चाहिए कि हुकूमत बहुत सीरियस है। अगर SOPs जो अगर एक SOP जिसमें हम कहते हैं आप मास्क पहन लें, वो भी आपके लिए अगर मसला फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जब हुकूमत कोई आपके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाएगी तो फिर आपको गिला शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं आज आपके प्रोग्राम की वसादत से और मैं मुसलसल आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मुसलसल लोगों को कहिए कि मास्क पहनिए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। बहुत ज़रूरी काम है, घर से निकले वरना मत निकलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त एहतियाती वाहिद इलाज दिखाई दे रहा है, महदूद रहेंगे तो ही महफूज रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी मैदान का रुख करेंगे। बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग से पुरुमीद क्यों है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया है। हालिया सियासी मंजरनामे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होते हुए हफीज शेख को सेनेटर मुंतखब नहीं करा सकी, जबकि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से कौमी असम्बली में बहस के तनाजुर में हफीज शेख की रुखसती इंतहाई अहम तसव्वुर की जा रही है। वजीर इत्तलात चिबली फराज के मुताबिक वजीर आजम हफीज शेख से मुतमईन नहीं थे क्योंकि वजीर खजाना महंगाई काबू करने में नाकाम रहे थे। यानी यहाँ पर हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है। वजीर इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम इस वक्त हम्माद अजहर की कारकर्दगी से खासे मुतमईन है और उन्हें ही वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। अब सवाल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान असद उमर की कारकर्दगी से भी मुतमईन थे। वो तो हफीज शेख की तारीफें भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। सवाल तो यह भी है कि क्या हम्माद अजहर वजीर आजम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? उधर ऑपोजिशन जमातें हफीज शेख की बरतरफी को अपनी कामयाबी करार दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेनेट में शिकस्त के बाद ओहदे पर रहना नामुमकिन हो गया था। हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाना असल में PDM की जीत है। पीपल्स पार्टी सेनेट में एक बार फिर सेनेट इंतखाबात में कामयाबी का क्रेडिट ले रही है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दे रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मशवरा दिया है,
जरा शाहिद खान अब्बासी साहब का मशवरा आपके सामने रखता है। जो पार्लियामान में हुआ है ये पार्लियामान के असूलों के खिलाफ। अगर 57 मेंबरान मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन लीडर से कि सबसे पहले अदम एतमाद का मूव करें। अदम एतमाद के लिए 51 अफराद चाहिए, आपके पास 57 है। अदम एतमाद मूव करें ताकि जो इलेक्शन उनसे चोरी हुआ था वो अपनी हकीकी कुर्सी पर जाकर बैठे। उधर पीडीएम की सफ़ों में शिकवे हैं, शिकायत हैं, इल्जामात हैं जिनके जवाब में वजाहतें दी जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से राब्ते भी बढ़ा रही है। पंजाब में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली ने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी सदर मुर्तज़ा साहब क्या कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। वो MPs वो मेंबरान असम्बली जो ट्रेजरी पे बैठे हैं, PTI के जो मुंतखब अरकान हैं, उनकी एक कसीर तादाद जो 25-30 के करीब बनती है, हम आपके साथ हैं। हम आज भी मुस्लिम लीग नून को और अपने अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब से इंशाअल्लाह ताला रब्ता भी करेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे और इस तब्दीली को, क्योंकि वो बड़ी पार्टी हैं, बड़ी जमात हैं असम्बली के अंदर, उनका राइट बनता है कि वो उसको लीड। अब पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते कई सवालात खड़े कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के मज़ाहमती बयानिए से दस्तबरदार हो रही है? क्या पीडीएम मफामती बयानिए का साथ देगी? क्या आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मफामती बयानिए पर कायल कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो खलीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, डिस्टेंसेस ज़्यादा है, क्या कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला आ गए हैं या अभी भी संभाला जा सकता है? इस मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 57 सेनेटर्स की हिमायत आपको हासिल है सेनेट में, तो क्या तहरीके अदम एतमाद ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ? आपका ख्याल है 57 पे लाई जा सकती है, 51 पे नहीं लाई जा सकती? 51 तो पहले भी थे, तो क्या फर्क है? अगर 57 पे लाई जा सकती तो 51 पे भी लाई जा सकती। ये फैसला तो पीडीएम की सारी जमातें मिलकर करेंगी। अगर लाना हुआ तो 51 पे एक वोट पे भी जीता जा सकता है और 10 वोट से भी जीता जा सकता है। तो चौधरी साहब, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब भी मशवरा दे रहे हैं, तो पीडीएम मशवरा दे रही है, वो कहते हैं कि ठीक है 27 वोट हमारे पास है, 30 आपके पास है, तो फिर नेक काम में देर किस बात की है? सर, मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक वोट से भी जीता जा सकता है भाई। वैसे ही हमारे पास 51 थे, टोटल 52 थे और उनके पास 48 थे। पहले भी फर्क था, मौजूद था, अब भी है। तो वो 4-5 वोट का पहले भी फर्क था। वो 2 वोट एक ने खराब किया, 1 वोट उनको चला गया। अब वो भी देखने की जरूरत है कौन सा। उसके बावजूद गिलानी साहब 49 वोट से जीत गए, वहां पे हुआ। तो कोई हर्ज नहीं है इस पे लाने में। मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि बिल्कुल। यानी आप शाहिद खान अब्बासी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस सजेशन को वेटेज दे रहे हैं कि ठीक है ये अदम एतमाद की मूव आ सकती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोसीड क्यों कह रहे हैं? 51 पे भी लाया जा सकता है ना, 51 पे भी लाया जा सकता है। अदम एतमाद तो 51 पे हो सकता है ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, अददी अक्सरियत तो अगर आपके पास है तो व्हाई डोंट यू प्रोसीड चौधरी साहब? जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है कि पहले इसको एग्जॉस्ट कर लें, जो लीगल फोरम है सारे, ताकि कोई कल को ये ना रह जाए कि हम जीते हुए थे तो हमें हराया गया। तो लीगल फोरम को पहले देखेगी, चूंकि उस पर फिर 14 दिन के अंदर बुलाएगा, फिर 14 दिन बाद जो है वो अजलास बुला सकता है। उसका एक प्रोसीजर है। अच्छा चौधरी साहब, जहां ऑप्टिक्स की गेम वहां है वहीं पीडीएम के यहाँ भी है, तो ऑप्टिक्स बड़े खराब नहीं हो रहे? मतलब सिलेक्टेड की बात जो आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट करते थे, अब आपस में जमातें सिलेक्टेड की बात कर रही हैं और फिर अब तो खुलकर कर रही हैं। और ये नहीं होनी चाहिए और लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जो सिलेक्टेड होते हैं वो कत्ल नहीं होते, वो शहीद नहीं होते, वो वही होते हैं जो सिलेक्टेड नहीं होते, जो लड़ते हैं, जो अवाम के सिलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अपने लफ्जों को बोलने से पहले उन पे गौर करना चाहिए, अपने लहजों को दुरुस्त करना चाहिए। तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया है कि जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? हम नहीं समझते। हम पीडीएम को बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए बचाने की कोशिश करेंगे चूंकि हम नहीं बनाया है पीडीएम को। हमने बड़ी मेहनत की है। 1 साल बिलावल साहब लोगों के पीछे फिरते थे, जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, जुबानें बंद थी, फोन नंबर्स बंद थे, तो तब हम पीडीएम बनाने की स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वैसे जब सितंबर में हुआ तो उस वक्त एपीसी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलवाई थी और उसमें बिलावल भुट्टो साहब बड़े पेश थे। उससे पहले भी बहुत कोशिश की गई, जिनका लोगों को नहीं पता, हमें पता है।
तो चॉइस साहब बताइए ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाज वेरी मच अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ये जो अगर सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था तो हमें याद है बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामान के अंदर सबसे पहले ये लफ्ज तजवीज किया था। तो क्या था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त सोच रही थी, फिर बाकी जमातें भी साथ आती हैं, और अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आ गया है यकायक? डिफरेंस ओपिनियन जो काम शुरू हुआ ना, जो गलत शुरू हुआ, वो शुरू हुआ कि स्ट्रेटजी तो कामयाब जा रही थी। आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, पीडीएम सारी कह रही थी कि हम बाइकआउट करें, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले। पीटीआई के अंदर तजादात उभरे, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, हर जगह पे। फिर उसके बाद गिलानी साहब ने जीता तो हमने ये उम्मीद पैदा हो गई कि हम अदम एतमाद कर सकते हैं कौमी असम्बली के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो ज़िमनी इलेक्शंस थे, सारी जमातें कह रही थी कि बाइकआउट करें, हमने कहा नहीं करना। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त साबित हुआ, 2018 के इलेक्शन की कलई खुल गई। तो अब सवाल ये है कि अगला स्टेप आना था, और हमें नहीं पता किसने इस्तीफों को नथी कर दिया लॉन्ग मार्च के साथ। अगर नथी करना था तो उस वक्त करते, जब 26 मार्च की डेट अनाउंस हो रही थी तब करना चाहिए था ना। तो वो पूरा जो है, कोई तैयारी थी नहीं किसी की। बतौर में जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूँ, पंजाब के अंदर एक भी पीडीएम की मीटिंग नहीं बुलाएगी लॉन्ग मार्च के लिए, और फिर उसको मुलतवी करना ही था तो हमारे गले में क्यों डाला गया? उससे फिर चीजें खराब होना शुरू हुई। तो चॉइस साहब, पीडीएम का अगला इजलास कब तक टेंटेटिवली कब हो रहा है? क्योंकि आपको तो वक्त था और आपने कहा था कि सीईसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस्तीफों के मामले पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन सीईसी की मीटिंग 4 या 5 को हो रही है। तो आपको लगता है सर कि आपकी मीटिंग का आप इंतजार करेंगे, और या कोई फैसला बदल भी सकता है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बाकी जमातें जो कह रही हैं कि इस्तीफों से मशरूत करके लॉन्ग मार्च करना चाहिए, वो हो सकता है, या पीडीएम का टाइटा फिश है जैसे आज शेख रशीद साहब ने कहा? नहीं, देखिए, अगर वो कोई समझते हैं, हमारे नजदीक लिखा है कि वहां पे लिखा है मुनासिब वक्त पर फैसला होगा। अगर वो समझते हैं तो उनके नजदीक मुनासिब वक्त आ गया तो वो बिस्मिल्लाह करें, अपने इस्तीफे दें। हम भी जब मुनासिब वक्त होगा फिर देख लें। नहीं, आपके यहाँ तो सर इस्तीफे एटम बम है ना, ये तो एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन इसको अभी तो एग्जॉस्ट करने की मूड में नहीं। जल्दी है, जिनको बहुत जल्दी है वो दे के लॉन्ग मार्च कर ले। हम बगैर इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च, मैं वादा करता हूँ उनसे ज्यादा बड़ी ताकत में आएगी। पीपल्स पार्टी उनसे ज्यादा बड़ी ताकत से आएगी लॉन्ग मार्च के अंदर। लेकिन चॉइस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स ज्यादा है। देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशंस नहीं देती तो मेरा ख्याल है कि इफेक्टिव नहीं होंगे। स्टेक्स अगर इफेक्टिव नहीं होंगे तो फिर क्यों जिद की जा रही? नहीं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला कर रहे हैं, नहीं, स्टेक्स का इशू नहीं है ना, इफेक्टिवनेस का इशू है। आप अगर बड़े बाउसूल हैं और उसूली फैसला कर लिया है, हम दे ना दें, आपको दे देने चाहिए, दे दें इस्तीफे। मेरा ख्याल है कि पीडीएम की दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर इस्तीफे देने की पोजीशन में तो नहीं है, और मेरा ख्याल है ना तो वो करती हुई दिखाई दे रही है। की सीट से मैं आपको एक काउंसलर भी नहीं छोड़ना। अभी लोकल बॉडीज बहाल हुए ना पंजाब में, उन्हें कहीं किसी काउंसलर का इस्तीफा दे दे, वो भी नहीं देंगे। ये कोई पता नहीं क्या है। और इस्तीफा कौमी असम्बली की बात करते हैं ना, कौमी असम्बली में इस्तीफे देंगे, जिमनी इलेक्शन होंगे, वो एक बार जिमनी इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो 50-50 करके जिमनी इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद 18वीं तरमीम जाएगी, एनएफसी अवार्ड जाएगा, और उसके बाद ये सारा जाएगा। अच्छा चॉइस साहब, आपने खबर दी कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो जमानत पर बाहर आने वाले हैं, तो आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत भी होने वाली? जी, बेल होने वाली है। तो यानी ये समझा जाए कि वो लोग जो मुफाहमती बयानिए के हामी हैं, अब मुफाहमत वाले लोग सामने आ जाएंगे और वही अब मामलात को आगे चलाएंगे। देखिए, वो क्या हो सकता है, उनके वहां पे क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्या नहीं होती, उसको देखा जाएगा। तो चॉइस साहब, पंजाब में इन हाउस चेंज से मुतालिक भी शहबाज शरीफ साहब से और हमजा साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करेगी? देखिए, हम 5 जगह पे बात की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कर रहे हैं हम, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और पंजाब में। और जहां पे हमारे पास सिचुएशन होगी वहां पे हम कर देंगे। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि पंजाब के अंदर सबसे पहले इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करना चाहिए? पंजाब में सबसे आसान है, जहां पे सबसे आसान होगा पहले आप वहां पे करेंगे ना। पेपर भी आता है तो सबसे पहले आप आसान सवाल हल करते हैं ना, मुश्किल सवाल में बाद की तरफ बाद में। लेकिन जॉय साहब, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर आपके साथ खड़ी होगी, वो समझेगी कि इन हाउस चेंज का ऑप्शन एग्जॉस्ट किया जा सकता है, तो फिर आसान होगा ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले क्या करेगी? ये बात तो ठीक है, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पंजाब के 12 करोड़ आवाम को क्यों बुज़दार की शक्ल में सजा दे रहे हैं। एक तरफ इमरान खान दे रहा है, दूसरी तरफ आप दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारा हक है ना पूछने का। और कौन सा हमारे 7 मेंबर्स के साथ अब वजारत आला हमें मिल जानी, वो उन्हीं का
वो खुद बनना चाहते हैं तो बने, आगे आए। नहीं, और अगर पंजाब में अदम-ए-इत्तेमाद हो जाता है तो इमरान खान को सेंटर की हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी नहीं ये चाहती हैं। वो कहती है कि हम किसी के इशारे पर कोई भी मूव नहीं लेके आएंगे और इसी तरह के कोई भी ये किसी के इशारे पे नहीं, ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम के इशारे पर है। यहाँ नहीं तो आप सर्वे करवा लें। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमजा साहब से या शहबाज शरीफ साहब के सामने ऑप्शन रखेंगे और आपको वहां से कोई गारंटी है, यकीन दहानी है कि वो इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने की मूड में है? ये जो सियासी डायलॉग होता है उसमें गारंटियां नहीं होती, उसमें ऑप्शंस होते हैं और आपने ऑप्शंस सामने रखने होते हैं, उन पर डिस्कशंस के नतीजे में एक कंसेंसस डेवलप करना होता है, वो हम कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद का रुख करेंगे और सवाल उठाएंगे कि कराची सबका मगर कराची का कोई क्यों नहीं है। इसी मामले पर बात करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर कायद में ND9 का बाई इलेक्शन सर पर है। तमाम तर पार्टीज इस वक्त मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मैदान में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और ऐसे में तमाम तर छोटी बड़ी जमातें भी सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह से इस नशिस्त को निकाला जाए। NA 249 से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब भी मैदान में और शहर कायद के जो इशूज़ हैं वो एक बार फिर ताज़ा हो गए हैं। फिर लोगों को 1100 अरब रुपए का पैकेज भी याद आ रहा है। वफाकी हुकूमत इस ज़मीन में क्या कर रही है, सूबाई हुकूमत से लोग कितने नाला दिखाई दे रहे हैं और फिर जब वफाकी हुकूमत की बात आती है तो वफाकी हुकूमत को एक भारी मैंडेट कराची ने दिया है। लेकिन NA 249 का ये इंतखाब बड़ा सिंबॉलिक है क्योंकि इसमें दिखाई देगा कि असल में अब कराची के अवाम की पल्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके वक्त के लिए। जब मकामी हुकूमतों की बात होती है तो कराची में नेमतुल्लाह खान साहब के बाद मुस्तफा कमाल का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, अभी आप NA 249 का बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, शहर कायद जहाँ हुक्मरान जमात के 14 MNAs मौजूद हैं, जहाँ की सूबाई हुकूमत बड़ी तगड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साल साल से कराची पर हुक्मरानी करती रही है, वहाँ मुस्तफा कमाल जो NA 249 का बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुस्तफा कमाल क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जहाँ पर 14 MNAs और इतनी भारी भरकम हुकूमतें नहीं कर सकी? वो कुछ कर ही नहीं रहे ना। अगर वो कुछ करते तो फिर मुस्तफ़ा कमाल को कुछ करने की कोई डिफरेंस क्रिएट करते। वो 14 MNAs की जिनकी आप बात कर रहे हैं या और जो मैंडेट है यहाँ पर, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे होते या लोगों की आवाज़ बन रहे होते तो आज कराची की गिनती जो है वो उसके ख़राब हो गई है, उसके ऊपर जो है वो कैबिनेट मोहर नहीं लगा चुकी होती। आज कराची में कचरे की प्रॉब्लम नहीं होती, आज कराची में पानी की प्रॉब्लम नहीं होती, आज कराची में BRT बनकर पड़ी हुई है, उसके ऊपर बसें नहीं चल रही और ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तमाम लोग अवाम के हुकूक की रखवाली करने में नाकाम रहे। मुस्तफ़ा कमाल ये कर सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। मुस्तफ़ा कमाल अभी डेफिनेटली कराची की गलियों में, पाकिस्तान की गलियों में ये बात करता है। कल को मुस्तफ़ा कमाल के पास अगर पार्लियामेंट की जगह आएगी तो पार्लियामेंट में जो बात होगी, हमारी अकेले की आवाज़ जो इन सारे जितने मैंडेट आप बता रहे हैं इनके ऊपर इनसे ज़्यादा भारी होगी। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कराची में हमेशा बड़ी जमातों का तस्करा तो होता है और हम कोसते भी हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, हम GDA की बात भी कहीं हद तक करते हैं, MKM की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक छोटी जमातों का ताल्लुक है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक कराची के हवाले से एक रैली देखी, जमात इस्लामी ने वो उस रैली को ऑर्गेनाइज किया। पाक सरजमीन पार्टी भी कहीं ना कहीं शोज करती रहती है। तो जहां बड़ी जमातों का अपना एक हिस्सा है, वही छोटी जमातों का क्या रोल है मुस्तफा कमाल साहब, और क्या छोटी जमातें अपना रोल प्ले करने में कामयाब हुई हैं अभी तक? देखिए, एक तो मैं इनको बड़ी जमातें मानता नहीं जिनको आप बड़ी जमातें कह रहे हैं, और बड़ी जमातें इंसान अपने काम से और अपनी गवर्नेंस से होता है। और इवन के पब्लिक शो कराची में 8 नवंबर को हमने PDM के जलसे के बाद जवाब में जलसा किया।
उस ग्राउंड पे किया जहां पर 11 पार्टीज ने 18 अक्टूबर को जलसा किया, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, ANP और सारे 11 पार्टी। उसके जवाब में PSP ने अकेले जलसा किया और दुनिया ने देखा उसी जगह पे, उसी ग्राउंड पे, ना कोई सरकार है, ना कोई वजीर है, ना कोई MP MN है। और फिर कराची के लोगों ने बताया कि हम किसके साथ खड़े हैं। तो बड़े वो 11 पार्टी के लोग नहीं थे, बड़ी पार्टी PSP है जिसने जो उसका काउंटर किया। हमने फिर सोहराब गोड पर पख्तूनों का जलसा करके देखे। कराची की 40 तारीख में यूनिक इवेंट है कि जहां पर मुहाजिर और पख्तून एक साथ खड़े नहीं हो सकते 40 सालों में। हमने वहां पर हजारों पख्तून का जलसा करके दिखाया। फिर अभी देखिए मुस्तफा कमाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची के लोगों को ऐसी आवाज चाहिए जिस आवाज को दबाया ना जा सके, जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन यही नारा तो इससे पहले आने वाली जमातें भी लगाती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर भारी भरकम मैंडेट कराची से मिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े टॉल क्लेम्स किए, यही कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, और बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो आज याद भी कराए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कराची के लोग अब किसी नारे, किसी दावे, किसी वादे के पीछे चलने को तैयार होंगे? इसी वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके कौल और फेल में तजाद है। उन्होंने जो कहा था जब उनको मौका मिला तो उन्होंने करके नहीं दिखाया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ये कोई पावर हमें कोई पहली दफ़ा हमें नहीं हम लेने जा रहे या मिलेगी, या हमें जो हम ये इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें MPA बना दिया 19 साल पहले, अल्लाह ताला ने हमें वज़ीर बना दिया, अल्लाह रब ने हमें 16 साल पहले मेयर बना दिया, सेनेटर बना दिया 9 साल पहले। लोगों ने हमारे पास जब पावर थी, लोगों ने हमारा काम देखा है, लोगों ने हमारी ईमानदारी देखी है, लोगों ने हमारी गरीबों के लिए मोहब्बत, डेडिकेशन देखी है। और फिर जो लोग हमें जानते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, और जो लोग उनको जानते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, कराची की पल्स को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप मेयर कराची रहे हैं, आपने बहुत काम किया है, वो काबिल सताइश भी है। अभी जब NA 249 के इलेक्शन के लिए आप जाते हैं कैंपेन में, तो उस वक्त क्या पल्स ले रहे हैं आप? लोग क्यों दिल बर्दाश्त है, लोगों की शिकवे शिकायतें क्या हैं, और आपके पास उनको देने के लिए क्या है? यानी आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं उनको, आप उनके सामने क्या रख रहे हैं? लोग बुरी तरह मायूस हैं। जब हम कैंपेन में गए, लोग हुक्मरान जमातों से और जिनको आप ये बड़ी जमातें कह रहे हैं उनसे बिल्कुल बुरी तरह मायूस हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए थे वही सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, और हमें उनको देने के लिए उम्मीद है, हमारी लेगेसी है, हमारी डेडिकेशन है। हमारी आज जो कुछ भी NA 249 में मौजूद है वो हमारे हाथों से अल्लाह ताला ने करवाया था। काम 60 लाख गैलन पानी की लाइन लेकर आया, मैं उसको 178 जगहों से छलनी कर दिया है। जो पूरे बल्दिया टाउन, पूरे NA 249 को पानी की लाइन हम अपने हाथों से देकर गए थे, अल्लाह ने काम करवाया। उस लाइनों को आज बल्दिया टाउन में और पूरे तमाम इलाकों में, पूरे NA 249 में आज पानी की किल्लत है। सड़कें बनाकर गए थे, सड़कें तबाह बर्बाद कर दी, टूट फूट का शिकार है। हम स्टेडियम बनाकर गए थे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाकर गए थे, फ्लड लाइट्स लगाकर गए थे, ग्रीनरी लगाकर गए थे, सब तबाह बर्बाद कर दिया। 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया था कार्डिक का, उसको सिर्फ ऑपरेशनल करना था। वो आज भी वो बिल्डिंग, वो सारी चीजें, स्ट्रक्चर वैसे तैयार खड़ा है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुस्तफा भाई, NA 249 के जहां तक इलेक्शन की बात है, आपके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, दीगर भी है, कहां रेट कर रहा है सर? खास तौर पे क्या देख रहे हैं कि आप कौन सी जमात, जाहिर है आप तो उसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, तगड़े भी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ज्यादा तगड़ा मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है? मैं सबको जो है वो ऑल द बेस्ट विशेस कहता हूं, मैं सबको, सारी जो जमातें लड़ रही हैं उनके कैंडिडेट्स को। और मैं हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जवाब जो है वो लोगों का है कि लोग जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके वक्त के लिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। NA 249 का बाई इलेक्शन है, लेकिन कराची के इशूज जू के तू खड़े हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब बड़े एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं। अब इस एक नशस्त से जीतने वाला जब नेशनल असेंबली में पहुंचेगा तो कराची के लिए क्या कर सकता है? बारकैफ कराची के लोगों की उम्मीदें जरूर इस मामले से जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता है, और ये सिंबॉलिक भी है कि इसमें शहर कायद के लोग क्या फैसला करते हैं। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।